वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पहले किया जाता था इस प्लेटफॉर्म पर, हालांकि कुछ कारणों से बंद कर दिया गया था, पर पुनः कुछ स्टूडेंट जो हमारे कलीग स्टूडेंट हैं उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि जो युक्ति आई इस पर प्लेटफॉर्म पर जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो तैयारी कराई जाती थी, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जाता था, उसे पुनः जारी किया गया। उसी को ध्यान में रखकर अब पुनः इसे स्टार्ट किया गया। रेगुलर अब यह रहेगा और उम्मीद करता हूं कि पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो टॉपिक कवर होता है न्यूज एनालिसिस में दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में, उसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जिसमें से 3 टॉपिक से 4 टॉपिक आप लोग डेली आप लोगों को मेंस ओरिएंट और इंटरव्यू ओरिएंट कवर किया जाएगा और शेष जो पीटी ओरिएंट न्यूज़ होगा उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो पुराने हमारे लिसनर व्यूअर हैं चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। देखिए, आज के न्यूज़ में बहुत से ऐसे न्यूज़ है जो आप लोग को पीटी ओरिएंट और मेंस ओरिएंट आप लोग को न्यूज़ कवर करता है। देखिए, पहले तो आप लोग को अवैध खनन के संदर्भ में कुछ न्यूज़ है जिसमें डीएसपी के डंपर से रौंदा गया, अर्थात इस प्रकार से अवैध खनन किया जाता है जिसमें कुछ पदों पर बैठे लोगों की भी हत्या हो जाती है। तो यह अवैध खनन हमेशा भारत में एक मुद्दा रहा है, तो इस पर विस्तृत चर्चा किया जा चुका पहले भी। हालांकि देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत से न्यूज़ ऐसे होते हैं जिसका बैकअप आप लोगों को पहले भी कराया गया है, जिसका क्रक्स होता है, जिसका बेसिक न्यूज़ होता है, की पॉइंट होता है, वो पहले भी कराया गया है। तो उसे आप लोग न्यूज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बस इंक्लूड कर दूंगा, बता दूंगा वो न्यूज़ कहाँ होगा, कब होगा, तो इसको आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। न्यूज़ सेक्शन प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में आप लोग को सारा न्यूज़ जो कवर किया गया उसके न्यूज़ को देख लीजिएगा, तो उसे कवर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो जब अवैध खनन की बात होती है तो अवैध खनन में इन सब चीज़ों को साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इन सब चीज़ों को प्रशासन को और भी कठोरता से रोकना चाहिए। और अवैध खनन देश में एक बहुत ही व्यापक मुद्दा है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगातार होता है। तो यह एक अलग मुद्दा, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा पहले भी किए रहे और बाद में और भी न्यूज़ आएगा, उसको लास्ट में आप लोगों को फाइनल इस पर अवैध खनन पर एक न्यूज़ कवर कर लिया जाएगा। इस पर एक कमेटी बैठेगी जिस पर उसकी अनुशंसा क्या आती है, उसके बाद इस पर हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे। देखिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के संदर्भ में 10 अगस्त तक रोक लगा है। तो नुपुर शर्मा का केस बहुत ही विवादित रहा था। एक यूपीएससी एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट के रूप में आप लोगों को इसको न्यूज़ को रखना चाहिए। व्यवहारिकता और व्यवस्थापिका में कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, तो इसके संदर्भ में इस न्यूज़ को कवर करिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जाति के आधार पर सेना में भर्ती आरोप सरकार से नकारा है। तो कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं सरकार के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा। उसे आप लोग को टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप लोग को बहुत से कल ही आप लोग को शेयर किया गया था, क्या सही है क्या गलत है। तो ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, विभिन्न ग्रुप आपको आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जुड़ के इन सब न्यूज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए, आज का न्यूज़ क्या है आप लोगों को यह ज़रूर जानना चाहिए। जब भी जीएसटी की बात होगी आप लोग के लिए मेंस और पीटी प्लस इंटरव्यू ओरिएंट यह टॉपिक होगा। जब भी जीएसटी की बात होगी, वो जीएसटी काउंसिल की बात हो, जीएसटी में सुधार की बात हो, या जीएसटी में दरों की जो बढ़ोतरी होती है या किसी आइटम में कमी की जाती है उसके दर में, तो जब भी जीएसटी चर्चा में आएगा आपके लिए न्यूज़ आपके लिए वो क्वेश्चन क्रिएट करेगा। तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। कुछ यहाँ अंडरलाइन किया गया है, उसे ज़रूर देखना चाहिए। आप लोग को ये न्यूज़ कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पर यहाँ पर कुछ न्यूज़ है, जैसे जीएसटी प्रणाली में पहले पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की अनाज पर 4 से 6% टैक्स लगाया जाता है। तो ये जीएसटी काउंसिल में कल ट्वीट आया था, जो हमारे वित्त मंत्री उनके द्वारा ट्वीट किया गया था। उसमें कुछ आंकड़े बताए गए थे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें आप लोगों को ये आंकड़े समझाए गए थे। और देखिए, साथ में जो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में हुई थी। तो पहले तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जीएसटी काउंसिल का नवीनतम बैठक कहाँ हुआ? तो चंडीगढ़ में हुआ था।
तो इस दौरान पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल जैसे राज्य भी शामिल थे, क्योंकि जीएसटी में सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो इन समितियों ने भी इस दर के बढ़ोतरी पर हामी भरी थी, राजी सहमति बढ़ाई थी, तभी यह जो वर्तमान दरों पर विवाद चल रहा है उस पर देखने को मिलता है। जिसमें ये क्या हुआ था, जिसमें देखिए क्या होता है कि 5% जीएसटी सिफारिश की गई थी बढ़ोतरी की, और जीओएम में पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्य भी थे। विरोध वहाँ पर जीएसटी का काउंसिल जो बैठक हुआ था, राज्यों से राय मांगी गई थी, वहाँ पर इन राज्यों ने सहमति व्यक्त की थी, वहाँ पर विवाद नहीं हुआ। पर जब जीएसटी के दर बढ़ के जब पब्लिश हुआ तो उसमें सारे लगभग विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। तो देखिए दो स्तर पर लोगों का विरोध हो रहा है, जहां जीएसटी काउंसिल संवैधानिक बैठक में आप उसका सपोर्ट करते हैं, पर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार की राजनीति भारत में बहुत ही आपको घातक है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे इंटरव्यू में कि जब जीएसटी की बैठक होती है तो वहाँ पर राज्यों का सहमति होता है, पर जैसे ही पब्लिक डोमेन पर आता है उसका रिपोर्ट उसके बढ़े हुए दरों पर, तो उसके राजनीति की जाती है। इस प्रकार के जो विवाद होते हैं उसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, उस पर आपकी राय पूछी जा सकती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए फिटमेंट, और इसके बाद ये बैठक जो होती है जीएसटी काउंसिल से पहले एक फिटमेंट कमेटी का गठन होता है, जिसमें भारत सरकार के जितने भी सरकारी ओहदे पर लोग हैं, जैसे भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, उसी अपर सचिव इसी प्रकार के राज्यों के होते हैं। तो उनकी बैठक में भी इन राज्यों की फिटमेंट कमेटियों ने इस बढ़े हुए दर का सपोर्ट किया था, जरूर बढ़ना चाहिए। उसके कारण कुछ और ही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रांड जो होते हैं, जीएसटी जो आइटम जो प्री पैकेज ब्रांड है आइटम के बिक्री में, यह मांग जब की जाती है जीएसटी के संदर्भ में, तो वो एकदम से पल्ला अपना झाड़ लेते हैं और बोलते हैं यह ब्रांड जो है कानूनन हक नहीं बनता है जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, क्योंकि वो जब शुरुआत हुआ था तो उसको जीएसटी से बाहर रखा गया था। देखिए बैकअप में न्यूज़ यही है, 3-4 चीज़ें कवर करनी है, आप लोगों को इन चीज़ों को समझना है, पर इसके अतिरिक्त आप लोग को और क्या जानना है यह ज़रूरी है। तो की पॉइंट जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी हमारे पुराने अभ्यर्थी हैं जानते हैं, वो मैं की पॉइंट आप लोगों को देता हूं, जो आप आज अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है या अगले साल भी एग्ज़ाम होगा, उसके 2 साल भी बाद एग्ज़ाम होता है, तो ये जीएसटी का जो की पॉइंट हो वो जरूर आपका काम देगा। तो इसे हम लोग देख लेते हैं क्या है की पॉइंट। तो जीएसटी जिसने लगभग सभी घरेलू, याद रखना है, सभी घरेलू करों को, जैसे पेट्रोलियम, मादक और स्टाम्प शुल्क अपवाद को छोड़ देना है, 3 को अप्रत्यक्ष करों को एक मंच के तहत समाहित करता है, शामिल करता है। तो जीएसटी क्या है, सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को शामिल करता है। जीएसटी के बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए, और ये प्रश्न बार बार आप लोगों को पीटी में पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों को कवर करना है। देखिए युक्ति आईएएस आप लोग को इसी प्रकार की तैयारी कराता है, न्यूज एनालिसिस भी करता है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट माइंडसेट से रहिए और पेशेंस बना के रखिए। अगर आप समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो युक्ति आईएएस आप लोगों को ये सेवाएं देता है। अगर आप रेगुलर अगर चीज़ों को कवर करते हैं तो आपका सिलेक्शन पीटी में किसी भी हद तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको इतना कवर कराया जाता है, उसके मेन स्ट्रीम, उसके सब स्ट्रीम और उसके और भी जो क्वेश्चन पूछने के दायरे हैं उसको कवर कर दिया जाता है, ताकि कोई भी मान लीजिए इस टॉपिक से प्रश्न कुछ भी पूछे आपको प्रश्न कवर कर ले। चलिए, तो सबसे पहले उसके बाद आप लोग को और याद क्या करना है, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101 संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था, एक इतिहास और भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया जिसे, और 1 जुलाई 2017 के मध्य रात्रि से इसे लागू कर दिया गया। तो 2 डेट आप लोगों को तो ऐसे ही डाटा याद रखना है। अब जीएसटी परिषद क्या है इसे जरूर जानना चाहिए, जिस पर विवाद हो रहा है कि क्या यह सही है या गलत है जिसके निर्णय। तो यह वस्तु सेवा कर के संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सिफारिश करने के लिए अनुच्छेद 279A 279A याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का गठन इसके तहत किया जाता है। एक संवैधानिक निकाय है, देखिए एक संवैधानिक निकाय वैसे निकाय जिसमें संविधान में जिसकी चर्चा है, संविधान के अनुरूप कार्य करती है।
तो ये संवैधानिक निकाय है। परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करते, जो वित्त मंत्री होंगे वो अध्यक्षता इस परिषद की करेंगे और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जितने भी स्टेट है भारत में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितने स्टेट भारत में है और कितने यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में है। तो इसके जो भी होंगे राज्य के वित्त मंत्री तो वो शामिल होंगे और यूटी के प्रशासक शामिल होते हैं। उसके वित्त मंत्री जो होंगे, जहाँ विधानसभा है वहाँ की बात हो रही है। देखिए नेक्स्ट है, इसे एक संघीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। एक संघीय निकाय अर्थात जीएसटी परिषद ऐसा है जहाँ एक मंच पर आकर, राउंड टेबल पर आकर सब अपनी स्टेट अपनी समस्याओं को वित्त मंत्री के समक्ष वित्तीय जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अवगत कराएंगे, उस पर सामूहिक रूप से लिया जाएगा निर्णय। तो ये एक संघीय निकाय है और जहां केंद्र और राज्य दोनों उचित प्रतिनिधित्व, ध्यान रखिएगा दोनों का उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। तो जीएसटी के अंतर्गत कर संरचना क्या है ये भी आप लोग को जाननी चाहिए। जीएसटी परिषद आप लोग जान गए, जीएसटी जान गए, अब जीएसटी के अंतर्गत कर संरचना क्या है। तो देखिए यहाँ जो कर का जो संरचना इस रूप से किया गया है, जिसमें आप लोग को उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि का कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी है, सीजीएसटी जिसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी जिसे बोला जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी अर्थात आईजीएसटी। ये 3 कर संरचना, इसी के आधार पर आप लोगों को 4 स्लैब बनाए गए, 4 स्लैब बनाए गए हैं किन किन वस्तुओं पर जीएसटी का दर रहेगा। तो ये 3 स्तरीय है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि राज्य और संघ के करों को समन्वय करने की एक प्रणाली है। तो ध्यान रखिएगा आईजीएसटी आप लोग को नोट याद रखना है, आईजीएसटी कोई कर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से राज्य विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, तो उसके लिए कुछ एवज कमीशन उन राज्यों को भी केंद्र देता है। अर्थात कमीशन कहने का मतलब जो हम लोग टैक्स का बंटवारा करते हैं 7वीं अनुसूची के तहत, तो उसमें इन राज्यों के भागीदारी मिलती है, उनको उसका हक मिलता है। तो उसी को आईजीएसटी के तहत अब कंट्रोल किया जाता है, समन्वय किया जाता है। तो ये प्रणाली है, इसे आप लोग जरूर जानिएगा आईजीएसटी। तो प्रश्न आप लोगों को पीटी में यह भी पूछा जा सकता है कि कर संरचना में किन करों पर राज्यों का बंटवारा, कौन सा कर नहीं है, कौन सा कर का स्लैब निर्धारित करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस रूप से आप लोगों को कवर करना है। कर स्लैब क्या है इसे भी आप लोग जान लीजिए। इसमें सभी वस्तुओं सेवाओं को 4 स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18%, 28% के रूप में दिया गया। इसके अतिरिक्त जो भी कर है वो 0% में गिनी जाती है। तो 4 महत्वपूर्ण कर है, 5, 12, 18, 28। ये कितनी बार पीटी में आप लोगों को पूछा गया है इसका कोई आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल के कुछ विवाद है उसे ज़रूर जानना चाहिए, जैसे आपको एग्ज़ाम में वो काम दे। जैसे मई 2022 में ही सर्वोच्च न्यायालय में जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाध्यकारी नहीं ऐसा माना है। सर्वोच्च न्यायालय में एक विवाद गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ये कहा कि जीएसटी परिषद की जो सिफारिश है वो बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि यह राउंड टेबल पर एक सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय है, तो यह बाध्यकारी नहीं हो सकता। अनुशंसा जब तक बहुमत से नहीं होगा वो लागू नहीं होगा। पहली बात आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी बात रखनी है क्या, न्यायालय ने क्या कहा, संविधान के अनुच्छेद 246A के तहत 246 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी के कानून बनाने की एक साथ शक्ति देता है। एक साथ शक्ति अर्थात जब तक उस परिषद में निर्धारित नहीं हो जाएगा किस वस्तु पर कितना टैक्स लागू होगा, कितने दरें रखनी है, किस स्लैब में रखनी है, तब तक वो लागू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म हो जाना है। अनुच्छेद 246A के तहत जो संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों जीएसटी कानून बनाने के एक साथ शक्ति देता है। तो इस प्रकार की सिफारिशें संघ राज्यों क्या करना है, इस रूप से भी आप लोगों को परिषद की सिफारिशों को संघ और राज्यों में शामिल करने वाले वार्ता का परिणाम माना जाना चाहिए।
अर्थात अंतिम रूप से जो वार्ता निकल कर आएगी 100% जिस पर आप लोगों को इस प्रकार की सहमति होगी, जो बहुमत सहमति, जो 2/3 बहुमत होता है, आप लोग जानते ही है किस प्रकार से बहुमत स्थापित किया जाता है भारत में। तो उस प्रकार के अगर बहुमत स्थापित होती तभी नए कर स्लैब को निर्धारित किया जाएगा या करों में वस्तुओं को रखा जाएगा, स्लैब में वस्तुओं को रखा जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना, ये जीएसटी से संदर्भित कुछ बातें हैं। अब फिटमेंट कमेटी की सदस्य भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि चर्चा इस न्यूज़ में फिटमेंट कमेटी की है। तो देखिए इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। राजस्व सचिव भारत सरकार, अध्यक्ष CBIC का सदस्य होता है, अध्यक्ष होगा वो। अपर सचिव जीएसटी परिषद सचिवालय का वो भी शामिल होते हैं। सभी राज्यों के और CBC क्षेत्र के नोडल अधिकारी जो होंगे विभिन्न राज्यों में, CBIC का जो नोडल अधिकारी होता है वो अधिकारी जो राज्यों का प्रतिनिधि करता है वो आप लोगों को इसमें शामिल होगा इस फिटमेंट कमेटी में। वित्त मंत्री सरकार निजी सचिव भी शामिल, जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वित्त मंत्री के, तो वो भी शामिल होते इस फिटमेंट कमेटी में। राज्य मंत्री वित्त और सरकार के निजी सचिव भी शामिल होते हैं इस फिटमेंट कमेटी में। इस कमेटी पहले ये कमेटी करती क्या है, पहले किस स्लैब में, 4 स्लैब जो आप देख रहे हैं, किस स्लैब में वस्तुओं को रखना है इसकी अनुशंसा करता है। ये अनुशंसा परिषद को करता है, परिषद की बैठक होती है और परिषद में ही अंतिम निर्णय लेके उसे लागू किया जाता है। तो देखिए यह आप लोग को ध्यान रखना है। फिटमेंट कमेटी पहली प्रक्रिया अपनाती है किसी वस्तु इसमें, जब जैसे हम लोग किसी संसद में नियम कानून बनता है तो सबसे पहले क्या जाती है, किसी कमेटी में जाती है, कमेटी उस पर रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट के बाद लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। उसके बाद अगर वो पटल पर पास हो जाता है तो डायरेक्ट वो लागू हो जाता है, नहीं तो क्या होता है उसके बाद एक अनुशंसा कमेटी बनती है जिसमें बहुत से संसदीय समिति गठन होता है और उसी गठन का जब वो देता है रिपोर्ट उसके बाद लोकसभा के पटल पर पुनः रखकर पास। देखिए प्रक्रिया है, हमारे संविधान की एक मौलिकता है कि किसी भी चीज़ों को लागू करने से पहले उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया जाए। यही है, यह प्रक्रिया यहाँ भी अपनाया गया है। तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। राजनीतिक रंग देना अलग बात है, आप एक एस्पिरेंट के रूप में आपको क्या जानना चाहिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें लंबी हो जाती है जानते ही है, पर पेशेंस बना कर चीज़ों को देखिए ताकि आप भी और भी चीज़ें देखिए। PT ओरिएंट है। अब जो भारत में जो मैडम तुसाद संग्रहालय है, एकमात्र संग्रहालय जो पहले दिल्ली में था कनॉट पैलेस में, अब नोएडा सेक्टर 18 में चला गया है। तो देखिए यह है PT ओरिएंट है। आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है मैडम तुसाद का नया करियर जो शिफ्ट कहाँ किया गया है, तो आप लोग इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के 50 हस्तियों का संग्रह का हस्तियाँ यहाँ पर शामिल है, तो वो कौन कौन से आप लोग देख लीजिएगा। PT ओरिएंट है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जब भी अपडेट होते हैं तो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। देखिए ये हाल में जो श्रीलंका संकट हुआ है उस पर भी चर्चा आप लोगों को देखते रहना चाहिए, न्यूज़ आप लोगों को कवर करना चाहिए। संकट में मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति सबक लेने की जरूरत है, जयशंकर। इसके हाल में बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, जिसकी अगुवाई जयशंकर ने की थी। सभी दलों की बैठक भी, सभी दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इस पर कुछ चर्चाएँ हुई थी, किस प्रकार की हम लोगों को श्रीलंका के प्रति रहना जवाबदेह बनना है, साथ में अपनी नीतियाँ किस रूप से होनी चाहिए। तो उसी में जयशंकर ने बोला है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, क्योंकि हाल ही में एक IPS ग्रुप है, IAS का ग्रुप है, प्रशासनिक पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का ग्रुप है, जिसने यह अनुशंसा किया है कि भारत में जो मुफ्त कॉन्सेप्ट है, फ्री देने का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री सेवाएं देने का जो कॉन्सेप्ट, उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए या संतुलित किया जाए, नहीं तो भारत एक वित्तीय समस्या से गुजर सकता है। जैसे बहुत सी बातें हैं, इस पर विशेष चर्चा पहले भी की गई है। देखिए इस पर कुछ अपडेट और भी आने वाले। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई है, उसका आउटपुट और भी क्या उभर कर आता है। तो जैसे इस पर आएगा कुछ और अपडेट, तो पहले की न्यूज़ और अभी के न्यूज़ को मिला के एक फ्रेश न्यूज़ आप लोगों को कवर किया जाए। तब तक हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पर देखते हैं। चलिए इस पर मुफ्त कॉन्सेप्ट जरूर आप लोग जानिएगा। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ देखिए PT ओरिएंट है, आप लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए। जो संशोधन किया गया पर्यावरणीय मंजूरी में 100 किलोमीटर के दायरा में, अर्थात नियंत्रण रेखा जो LOC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है,
और सीमा से जो 100 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर पर्यावरण के जो मंजूरी लिया जाता है रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, वो अब नहीं दिया जाएगा। उसके लिए नया नियम कानून पारित किया गया केंद्र के सरकार के द्वारा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नियंत्रण रेखा किन देशों के बीच हम लोग शेयर करते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा किस देश के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, 4 धाम के संदर्भ में यह चर्चा है। तो 4 धाम देखिए वस्तुतः क्या था। उत्तराखंड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, उसको कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए 899 किलोमीटर का लगभग 900 किलोमीटर का एक किलोमीटर का चौड़ीकरण किया गया था, परियोजना था, जिसमें 10 मीटर का आप लोगों का उसकी चौड़ाई रखनी थी, जिस पर एक पटिशनर दायर होता है, जिसमें आप लोगों को संगठन सिटीजन फॉर ग्रीन दून के नाम से वो उत्तराखंड का NGO है जिसने पटिशनर दायर किया और वो मांग करता है 5.5 का, और जिस पर एक कमेटी बनती है। उसने ये अनुशंसा भी दी थी जिसे पहले माना गया था, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश माना गया था, पर पुनः उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 मीटर के जो उसकी एक कमेटी और बनी, उसने 10 मीटर के जो सड़क चौड़ाई थी और क्यों रणनीतिक हमारे जो सीमा सुरक्षा से संबंधित जो राज्य हैं उसमें 10 मीटर की चौड़ीकरण क्यों होने चाहिए, उसके लिए रिपोर्ट पेश की और उसने माना कि भारत चीन सीमा तक मिसाइल लॉन्चर जैसे भारी मशीनरी को ले जाने के लिए कम से कम 10 मीटर की चौड़ी सड़क होनी चाहिए, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय में भी सहमति व्यक्त की है। तो इसके संदर्भ में कुछ की नोट्स हम लोग देख लेते हैं क्या है। 4 धाम परियोजना भी जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑल फॉर वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत यह चालू किया गया था वर्ष 2016 में। ध्यान रखिएगा 2016 का परियोजना है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ महत्वपूर्ण जो हिंदू तीर्थ स्थल है उसको जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना था। इस परियोजना के तहत क्या किया गया था, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र था उसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत जोड़ना था, ताकि इमरजेंसी के वक्त हमारी सेनाएं वहां तक पहुंच सके, बॉर्डर तक पहुंच सके। देखिए, मूल मकसद यही होता है कि हमारे सीमा को सुरक्षित किया जाए, उसके एवज में ये काम किया गया था, पर कुछ पिटिशनर से उसे लागू किए सुप्रीम कोर्ट में यह रिट दायर कर देते हैं। तो नोट आप लोग याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सीकर की जो इस कमेटी जो 4 धाम परियोजना के लिए कमेटी गठित की थी, पहले रवि चोपड़ा थे 4 धाम परियोजना के लिए, उससे सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति हाई पावर कमेटी HPC के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद जस्टिस सीकरी ने इसके नियुक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप लोग को याद रखना है 4 धाम पर 2 कमेटी बनी। एक कमेटी थी HPC कमेटी जो था रवि चोपड़ा, याद रखिए पर्यावरणविद थे ये चोपड़ा उत्तराखंड के, और दूसरा कौन थे, जस्टिस सीकर। तो आपको जस्टिस सीकरी याद रखना है। 2 लोग हैं जिस पर एक कमेटी बैठी है। यह आप लोग को PT में जरूर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। सॉरी, देखिए आप लोग तब तक चैनल को शेयर कीजिए। आप लोगों को न्यूज एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से अगर नज़र आ रहा है, दिख रहा है कि एग्ज़ाम में इसका आउटपुट निकलता है। और देखिएगा जितने भी PT एग्ज़ाम होते हैं, न्यूज एनालिसिस पहले का देखिएगा, उन न्यूज़ों को कवर करता है जो आप लोगों को एग्ज़ाम डायरेक्ट देखने को मिलता है। देखिए एक परियोजना चला रहा है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS जिसे बोला जाता है, उसके द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1.40 लाख समर्पित स्वयंसेवकों को जोड़ेगा। तो PT में कहीं कहीं पूछा जा सकता है कि स्वावलंबी भारत अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया। तो ये आप लोगों को कवर कर लेना, बस इतना ही इसमें न्यूज़ कवर करना है। देखिए अब नेक्स्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुलिस कर्मियों में देशभक्ति, अनुशासन और संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए। हमारे जो गृह सचिव हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा यह बात की गई है और ये बार बार बात होती है कि पुलिस में सुधार की अनुशंसा होनी चाहिए, पुलिस में सुधार, आधुनिक सुधार लेनी चाहिए। मिशन कर्मयोगी पर आप लोगों को विशेष चर्चा की गई थी पहले, तो आप लोग लास्ट का पिछले का वीडियो जाकर न्यूज एनालिसिस देखिएगा।
तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो ये मिल जाएगा, मिशन कर्मयोगी। चलिए नेक्स्ट है, तो इसमें क्या है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर तक पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत परीक्षण करना चाहिए, संपूर्ण परीक्षण की बात की गई है। तो इस प्रकार से इसी बात को अमित शाह के द्वारा पुनः दोहराया गया है, और जिसमें 60% प्रशिक्षण सबके लिए समान और 40% बल आधारित होनी चाहिए, जो जैसा संगठन उसके अनुसार। इसके साथ आप लोग को कुछ और भी बातें की नोट्स आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे पुलिस बलों का आधुनिकीकरण जब होगा, यह मेंस में आप लोग को और इंटरव्यू में आप लोग को यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। क्या है, वर्ष 2016 में स्वीकृत पुलिस बल अनुपात जो जनसंख्या प्रति लाख 181 है, जो 2016 की बात है, ध्यान रखिएगा, जबकि वास्तविक संख्या 137 है। 16 में यह बात की गई थी कि प्रति लाख जो होगा 181 पुलिस निर्धारित है, पर अभी भी हाल में वर्तमान में 137 है। तो देखिए 1 लाख की जनसंख्या पे 81 एक भारत में अनुमानित स्वीकृत बल अनुपात माना गया था, जिससे काम व्यवस्थाएं स्थापित की जा सकती है कानून व्यवस्था को, पर अभी भी 137 है। तो कितनी की कमी है आप लोग समझ सकते हैं। पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है कि प्रति लाख कितनी पुलिस होनी चाहिए, 222। अगर किसी स्टेट को सभी कानून व्यवस्था को एक नागरिक शासन को स्थापित करना है तो 222 पुलिस बल होना चाहिए प्रति। देखिए तो हम लोग कितना कम है पहले भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक से। तो सबसे पहले इस समस्या को देखने की ज़रूरत है कि समस्या है क्या पुलिस बलों में समस्या क्या है। तो सबसे पहले कि पुलिस अधिनियम 1861 का है, साथ ही साथ आईपीसी और सीआरपीसी के जो धाराएं कुछ है उसमें भी पुराने औपनिवेशिक धाराएं हैं, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, उसे सुधारने की ज़रूरत है। वर्तमान में एक नई कुछ ऐसे अप्रोच को डेवलप करना है जो वर्तमान परिस्थितियों से संदर्भित हो। तो ये सबसे पहले पुलिस बल की समस्या यही है कि पुराना अधिनियम है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरा, राजनीतिक अधिकारियों के प्रति जवाबदेही बनाम परिचालन स्वतंत्रता, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पुलिस राजनीतिक अधिकारियों के प्रति जवाबदेह अधिक हो जाती है कार्य और प्रवृत्ति के रूप में, कार्यकरण के रूप में। हालांकि वो संवैधानिक रूप से कार्य करती है पर वास्तविक रूप से दिखती ऐसी ही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको दूर करने कैसे वो अपना न्यूट्रल होकर काम कर सकें। तीसरा, जनसाधारण में अवधारणा है कि पुलिस भ्रष्ट होती है, पुलिस दमनकारी होती है, इस प्रकार की जो जन धारणा है वो भी एक समस्या है। तो इसे आप पुलिस में सुधार की बात की गई है, तो इसमें आपको सुधार, सबसे पहले जन धारणा भी सुधार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दबाव। पुलिसों पर देखिए बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। 24 आवर की ड्यूटी होती है, जिसमें कभी भी इमरजेंसी ड्यूटी आपको कॉल किया जा सकता है। साथ में आपको छुट्टियों की कमी है, फिर रहने का आवास की कमी है। इस प्रकार के पुलिस के मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजरना पड़ता है, तो कार्य के प्रति असफलता जरूर दिखती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि मनोवैज्ञानिक दबाव को कम किया जाए। और संरचनात्मक मुद्दे भी हैं, जैसे कार्यस्थल पर व्यवस्था क्या है, कार्य का अवधि क्या है, संसाधन क्या दिए गए हैं, फिर उसके बाद हथियार किस रूप से हैं। तो देखिए अभी हाल ही में बहुत सा यूपी का वीडियो आया था जहां अपराधी से निपटने के लिए आवाज़ निकाला जा रहा था, मुंह से बंदूक की आवाज़ निकाला। देखिए अवसंरचनात्मक मुद्दे में आते हैं। बहुत सी पुलिस है कि अपराधी के पास हाई स्पीड गाड़ी होती है, पुलिसों के पास एक वही पुराना मॉडल का गाड़ी है जिसकी दूरी हाईएम स्पीड 110 120 होता है, बहुत से गाड़ियों में तो 80 तक ही किलोमीटर पर आवर होता है। तो हाई स्पीड गाड़ी जो गाड़ी होती है वो भी कमी है एक अवसंरचनात्मक मुद्दे में। तो ये सब देखिए, हथियार की कमी, आधुनिक हथियार की कमी, प्रशिक्षण की कमी, ये सब अवसंरचनात्मक मुद्दे में आता है। तो इन सब को कवर करना है। देखिए योजना क्या है पुलिस बल में सुधार के, आधुनिक MPF योजना 1969-70 के दशक से ही चल रहा है। ध्यान रखिएगा कब से, 70 के दशक से ही चल रहा है सुधार करने की, और अभी हम लोग कर रहे हैं लगातार। बहुत बार कमेटियाँ बैठी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार में भी कुछ बातें की गई थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार में भी बातें की गई थी, उसकी सिफारिशों को लागू करने की बात की गई थी। पर हाल में क्या है, MPF योजना परिकल्पना शामिल तत्व क्या है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आधुनिक हथियार खरीदना है, पुलिस बलों की गतिशीलता को वृद्धि करना है, लॉजिस्टिक समर्थन और पुलिस वायरलेस का उन्नयन करना है, एक राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क स्थापित करना है कि क्विकली एक स्टेट अगर
जम्मू कश्मीर का पुलिस अगर साउथ में केरल के पुलिस से कनेक्ट करता है किसी मुद्दे पर, जैसे साइबर अपराध के मुद्दे में समझा जाए, तो कनेक्ट तुरंत किसी बाधा से कनेक्ट कर ले, किसी भी प्रकार के प्रशासनिक बाध्यता उसमें उत्पन्न ना हो, बस एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट को डेवलप करके, नॉर्मल प्रशासनिक अप्रोच को डेवलप करके यह कॉन्टैक्ट करा, ऐसी कोई संकल्पना हो। ऐसे ही जैसे सिलचर असम या नागालैंड में कोई है तो गुजरात के पुलिस से कनेक्ट करने की एक राष्ट्रीय नेटवर्क, उपग्रह नेटवर्क विकसित करने की ज़रूरत है। देखिए, एक हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह मामले 2006 में 7 निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, जो है जो पुलिस में सुधार करना है। तो देखिए, इसके लिए टेलीग्राम पर वो पिक्चर आप लोग को अपलोड किया गया है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप से देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप में बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर ये सब पिक्चर अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप लोग वहाँ भी कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर साथ में अपलोड नहीं होता, इसलिए चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आप पीटी का बात है, ये आप लोग जरूर देखिएगा, ब्रिटेन से सीखे लोकतंत्र का सबक, क्योंकि श्रीलंका के मुद्दे पर इस लेखक जो है शिवकांत शर्मा जी, उनका जो विस्तृत चर्चा किया गया है कि परिवारवाद किस प्रकार की समस्या होती है और राजनीति को किस देश को किस और ढकेल देता है, तो ये ज़रूर जानना चाहिए आप लोग। भारत में भी परिवारवाद की समस्या है, तो ये देखिए, आप लोगों को परिवारवाद राजनीति की समस्या है, तो ये ज़रूर सीखनी चाहिए, आप लोग को न्यूज़ कवर करनी चाहिए। आप लोग एडिटोरियल जरूर पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पर विस्तृत चर्चा। देखिए, यही जीएसटी के विपक्ष का दोहरा रवैया है, इनके द्वारा शिवानंद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है, तो उसे वही बात जो मैंने बताया उन्हीं को यहाँ कवर किया गया होगा। बस आप लोग को एक बार देख लीजिएगा न्यूज़, किस प्रकार से नीति और राजनीति में विरोधाभास नज़र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, डॉलर मूल्य बढ़ा है, रुपये का मूल्य घटा है, तो इसके संदर्भ में क्या है, कच्चे तेल की कीमत कारण है, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हुई है। और जनवरी 2022 में $75 था प्रति मूल्य, और अब 105 हो गया, वर्तमान में $120। तो इसी वर्ग रूप में जीएसटी का जिस जो डॉलर का मूल्य है वो बढ़ गया है और 80 के पार चला गया है। तो ये आप लोग को नज़र रखना है। अभी प्रति बैरल कितना दाम है कच्चे तेल का, पीटी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ और है, ये भी पीटी में पूछ सकता है। इंटरनेट स्पीड के मामले में 118वें पायदान पर भारत है, बल्कि हम सबसे बड़े नेटवर्क की कल्पना भी करते हैं, तो ये बहुत ही विरोधाभास उत्पन्न कर देता है। देखिए, इस प्रकार के आप लोग को पीटी आप लोग को ध्यान रखना है। तो वही फिक्स ब्रॉडबैंड की गति में सिंगापुर के पीछे पछाड़कर चिली शीर्ष पर आ गया है। तो सिंगापुर पहले था, अब चिली हो गया है, तो देख लेना है। पीटी ओरिएंट आप लोग को कवर कर लें, पीटी यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब न्यूज़ ख़त्म हो गया, बस एक दो न्यूज़ पीटी का इंक्लूड आप लोगों को। देखिए, 44 वर्षों में पहली बार संसद प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुना जाएगा आज, तो इस पर आज नज़र होगी, कल हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, CPEC जो कॉरिडोर है, चीन और पाकिस्तान का जो बहुउद्देशीय कॉरिडोर है, उस पर अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाह रहा है पाकिस्तान, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। यह एक न्यूज़ कवर होता है, तो CPEC क्या है इसे ज़रूर जानिए। यह देखिए, 2015 में चीन की एक परियोजना थी जिसमें $46 अरब की लागत से CP प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, जिसमें पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और जो चीन का सिनजियांग क्षेत्र है उसे जोड़ा जाना था। अब अफगानिस्तान की बात की जा रही है। और देखिए, क्यों भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि गुलाम कश्मीर जिसे मानता है उससे यह गुजरता है, पर भारत का जो कश्मीर क्षेत्र है वो उस क्षेत्र से ये गुजरता है, इसलिए भारत इसका विरोध करता रहा है। देखिए, जासूसी नेटवर्क दुनिया में असंतुष्टि को चुप कर रहा है चीन, चुप कराता है चीन, तो कुछ डाटा है, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। और एक देखिए, एक ये भी है, चौथे दौर के वोटिंग में भी ऋषि सुनक सबसे आगे हैं, तो हो सकता है अगले PM जो होंगे वो आपको ब्रिटेन के जो PM होंगे वो ऋषि सुनक के रूप में देखने को मिलेंगे। तो यह एक न्यूज़ बनेगा, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे, पर जब फाइनल हो जाएगा, तो अभी नहीं। आप लोग को देखिए, न्यूज़ इतना ही था आज के पीटी में ओरिएंट, मेंस ओरिएंट, इंटरव्यू ओरिएंट, तो आप लोग ज़रूर बनाए रखिएगा सारे चीज़ों को। और देखिए, सारे चीज़ जो भी है युक्ति IAS आप लोग को प्रोवाइड कराता है इस रूप से, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कंफर्ट जोन में रह कर आप लोग आंसर दें, वो पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो।
तो तीनों स्तर पर कंफर्ट जोन में रहना है, चीज़ों को उस रूप से पढ़ना है जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट हो। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे कल नए न्यूज़ के साथ, नए पेपर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस तक इसके साथ। तो आप लोग तब तक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में चर्चा परिचर्चा कीजिए। तब तक मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।